हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दुष्यंत कुमार और डी कुमार आईसीएस एकेडमी में स्वागत है आपका। तो आज हम लोग एक नए टॉपिक को लेकर आए हैं, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। आपको बता दें कि संविधान के भाग 14 अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक में इसका प्रावधान किया गया है। आयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट आयोग है और ये भी एक संवैधानिक निकाय है। हमने आपको बताया था कि संवैधानिक निकाय वो होते हैं जिनकी प्रॉपर किसी अनुच्छेद में व्याख्या की गई हो। ठीक है, तो अनुच्छेद 315 में स्पष्ट प्रावधान है कि देयर विल बी अ यूपीएससी कमीशन। अनुच्छेद 315 में स्पष्ट तौर पर कहा गया कि भारत के लिए एक संघ लोक सेवा आयोग होगा। अगर हम इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर जाएं तो ये 1919 का जो भारत शासन अधिनियम आया था, तो 1919 के भारत शासन अधिनियम में इसका प्रावधान था और 1926 में ली कमीशन के आधार पर इसका गठन किया गया। 1935 में इसको फेडरल लोक सेवा आयोग के नाम से जाना जाने लगा और इसके बाद 1950 में जब भारत का संविधान लागू हुआ तो 1950 में से संघ लोक सेवा आयोग के नाम से जाना जाने लगा। आयोग की अगर हम लोग संरचना पर बात करें तो आयोग में 9 से 11 सदस्य होते हैं। ठीक है, सदस्य संख्या वैसे तो संविधान में निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन वर्तमान में जो अब तक सदस्य रहे हैं उसमें 9 से 11 सदस्य रहे हैं। इसमें एक अध्यक्ष होता है और कुछ सदस्य होते हैं। ठीक है, तो 9 से 11 सदस्यों से मिलकर बनता है। हम कह सकते हैं कि ये एक बहुसदस्यीय संवैधानिक निकाय है। और अगर हम लोग बात करें इनके सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल के बारे में, तो इनके सदस्यों की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इनके सदस्यों की नियुक्ति भले ही राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन इन्हें कार्यकाल की स्वतंत्रता प्राप्त है। राष्ट्रपति इन्हें कभी भी अपनी मर्जी के अनुसार हटा नहीं सकता। कहने का मतलब ये कि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण नहीं करते हैं। उच्चतम न्यायालय जब तक इनकी साबित कदाचार और असमर्थता की जांच नहीं कर लेता तब तक राष्ट्रपति इन्हें हटा नहीं सकते। दूसरे शब्दों में हम कहें तो उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई रिपोर्ट या सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है इनके हटाने के संबंध में। और अगर हम लोग इनके वेतन भत्ता की बात करें, इनकी योग्यता की बात करें, तो वेतन भत्ता भारत की संचित निधि पर भारित होता है। आपको बता दें कि ये एक स्वतंत्र निकाय है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि जो कैग हैं और संघ उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, तो जिस तरह से इनको कार्यकाल की स्वतंत्रता प्राप्त है, स्वतंत्र है ये, तो इसी प्रकार से यूपीएससी भी स्वतंत्र है। ये किसी के दबाव में काम नहीं करता। ये अपनी नीतियां और अपने रूल्स रेगुलेशन स्वयं बनाता है, वो भी राष्ट्रपति की सलाह से। तो अगर हम लोग वेतन भत्ते पे बात करें तो वेतन भत्ता भारत की संचित निधि पर भारित होता है। इन्हें हटाने की प्रक्रिया तो हमने आपको बताया कि इन्हें कार्यकाल की स्वतंत्रता प्राप्त है और राष्ट्रपति इन्हें कभी भी हटा नहीं सकते। और योग्यता पे अगर हम लोग बात करें तो इनकी जो योग्यता है, भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, और दूसरी केंद्र और राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्षों तक काम करने का अनुभव रहा हो। ठीक है, केंद्र व राज्य सरकार के अधीन 10 वर्षों तक काम करने का अनुभव रहा हो। योग्यता का भी संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है और इनकी सदस्य संख्या और इनकी योग्यता राष्ट्रपति पर छोड़ दी गई है। ठीक है, राष्ट्रपति जितनी चाहेंगे सदस्य संख्या निर्धारित करेंगे, लेकिन हमने आपको बताया कि 9 से 11 सदस्य होते हैं। इसमें हम अध्यक्ष को भी शामिल कर लेते हैं। तो आइए हम लोग शक्तियां और कार्य पर बात करते हैं। तो इनकी शक्तियां और कार्य क्या होंगे, तो आपको बताना चाहेंगे कि केंद्रीय
और अखिल भारतीय परीक्षा का आयोजन कराता है। केंद्रीय एवं अखिल भारतीय परीक्षाओं का आयोजन कराता है। संघ शासित क्षेत्र यानी केंद्र शासित क्षेत्रों में, यूनियन टेरिटरी में भी क्या करते हैं, ये परीक्षा का आयोजन कराते हैं। और यदि 2 या 2 से अधिक राज्य मांग करते हैं तो संयुक्त परीक्षा का भी आयोजन ये करा सकते हैं। ठीक है। और सिविल सेवकों का नाम सुना होगा आपने, आईएएस और आईपीएस अधिकारी, उनकी जो परीक्षा होती है वो यही कंडक्ट कराते हैं। और सिविल सेवकों की पदोन्नति, उनका ट्रांसफर, उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के संबंध में ये राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। ठीक है। हमने आपको बताया था कि राष्ट्रपति कोई भी काम अकेले नहीं करते, वो कैबिनेट की सलाह पर ही करते हैं और कैबिनेट का जो हेड होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो बिल्कुल आप ये बात ध्यान में रखिएगा कि जो राष्ट्रपति हैं वो एक संवैधानिक पद मान लीजिए या नाम मात्र का पद है। ठीक है। और विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति के लिए नहीं बल्कि राज्यपाल के लिए किया गया है। ठीक है। तो ये बात आप बिल्कुल मत भूलिएगा। एक बार हम लोग फिर से रिवाइज करते हैं 2 मिनट के अंदर। तो देखिए 1919 के एक्ट में लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान, 1926 में ली कमीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट कमीशन है, ली कमीशन की सिफारिश पर सर्वप्रथम स्थापना की गई। 1935 के एक्ट में इसे फेडरल लोक सेवा आयोग कहा जाने लगा और 1950 में इसे संघ लोक सेवा आयोग कहा जाने लगा। अनुच्छेद 315 आयोग के गठन का प्रावधान करता है। सदस्य संख्या संविधान में निर्धारित नहीं, राष्ट्रपति के ऊपर छोड़ा गया है। अब तक 9 से 11 सदस्य रहे हैं। नियुक्ति अनुच्छेद 316 राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है। और कार्यकाल भी 316 में ही है, तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, कार्यकाल 6 वर्ष रहेगा या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। ये इनका उम्र सीमा है, ये 65 वर्ष तक रह सकते हैं और कार्यकाल 6 वर्ष। ठीक है। तो इन्हें कार्यकाल की स्वतंत्रता प्राप्त है। सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद ही इन्हें हटाया जा सकता है और हटाए जाने के लिए 2 आधार, साबित कदाचार और असमर्थता। योग्यता संविधान में निर्धारित नहीं है, लेकिन केंद्र या राज्य सरकार के अधीन 10 वर्षों तक काम करने का अनुभव प्राप्त हो। वेतन भारत की संचित निधि पर भारित, हमने बताया था भारत की संचित निधि अनुच्छेद 266 में संचित निधि का प्रावधान है। 3 निधियां बताई थी आपको, भारत की संचित निधि, लोक लेखा निधि और आकस्मिकता निधि। तो अनुच्छेद 266 में संचित निधि का प्रावधान है। हम लोग जो टैक्स देते हैं वो संचित निधि में जाता है और वापस सरकार वो पैसा हम पर कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से खर्च करती है। शक्तियां और कार्य पे आते हैं तो केंद्रीय एवं अखिल भारतीय परीक्षाओं के लिए आयोजन, संघ शासित राज्यों के लिए परीक्षा का आयोजन, सिविल सेवकों की परीक्षा का आयोजन आयोग द्वारा संपादित किया जाता है। आयोग सिलेबस और जो एग्जाम की प्रोसेस है, ठीक है, आयोग परीक्षा का पाठ्यक्रम एवं परीक्षा प्रक्रिया का निर्धारण करता है। सिविल सेवकों के स्थानांतरण, प्रमोशन एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही के संदर्भ में सलाह देता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों की मांग पर संयुक्त परीक्षा का आयोजन। ठीक है। आयोग अपनी रिपोर्ट किसको सौंपते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, अनुच्छेद 323। आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपते हैं और राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों के सभा पटल पर रखवाते हैं। समस्या क्या है, क्या हम दोष देखें इस आयोग में, तो सरकार ने जब सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया था तो इनसे कोई सलाह नहीं ली थी। ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्ती आयोग द्वारा नहीं की जाती है। ठीक है। अनेक सार्वजनिक संस्थानों जैसे इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन इसरो व डीआरडीओ व केंद्रीय यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जो कमीशन है चयन नहीं करता। ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं और जल्दी ही एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे और उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कमेंट में मुझे बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। जल्दी ही हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आएंगे। धन्यवाद।